कक्षा 10 विज्ञान का जो अध्याय 10 है वह मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पर आधारित है या ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव नेत्र की सामान्य संरचना, इसलिए क्योंकि ये फिजिक्स के पोर्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पर केवल उसकी सामान्य संरचना को देखेंगे और इसके बाद चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमको मानव नेत्र द्वारा जो है वो चित्र जो है प्राप्त होता है या वस्तुओं का प्रतिबिंब मानव नेत्र पर किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले संरचना देखते हैं। संरचना के पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य करता है, मानव नेत्र की कार्य विधि क्या है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्यूपिल है या पुतली है और साथ ही साथ आयरिश है, तो प्यूपिल की क्या कार्य विधि है, आयरिश की क्या कार्य विधि है, प्यूपिल और आयरिश के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि जो पीत बिंदु और अंध बिंदु होते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु क्या होते हैं, इसी प्रकार से राड और कोन्स क्या होते हैं, दंड कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं, इनका क्या यहाँ पर महत्व है। फिर इसके बाद बात करेंगे अकोमोडेशन की या समंजन क्षमता की, क्योंकि नेत्र की ये विशेषता होती है कि वह दूर स्थित वस्तुओं को भी देख पाता है और नजदीक स्थित वस्तुओं को भी देख पाता है। तो समंजन क्षमता क्या होती है और रेंज ऑफ विजन क्या होता है या दृश्य परिसर क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि मानव नेत्र की संरचना क्या है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मानव नेत्र में आप देखेंगे कि मानव नेत्र में सबसे बाहर का जो हिस्सा है इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं और यही दृढ़ पटल आगे आकर के यह कार्निया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहला जो हमको याद रखना है वह कार्निया के बारे में याद रखना है कि कार्निया जो है वो मानव नेत्र का अग्रभाग है। फिर दूसरी विशेषता यहां पर क्या दिखाई दे रही है, सब चित्र में ही देखना है आपको। यहां पर यह उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर तीसरी बात यहां पर क्या समझ में आ रही है, तीसरी बात यहां पर समझ में आ रही है कि इसका आकार क्या है, इसका आकार यह उत्तल आकार का है, यह उत्तल आकार का है और वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है वह प्रकाश इसी कार्निया से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है। फिर देखिए, कार्निया से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कार्निया से आगे बढ़ने पर इसके बाद यहां पर आयरिस मिलता है। तो यहां पर आयरिस का क्या काम है, यह जो है कार्निया के ठीक पीछे होता है, जो कार्निया है उस कार्निया के ठीक पीछे होता है। यहां इस चित्र में देखिए बेटा, यहां पर अगर आप मानव नेत्र बनाएं कोई, तो इस मानव नेत्र में आप देखेंगे इस प्रकार की एक गोलाकार संरचना और यहां पर इस प्रकार से यह पुतली होती है। तो ये आयरिस है, ये आयरिस है और यह आयरिस यहां पर यह डायाफ्राम के रूप में होता है। डायाफ्राम कहने का मतलब हुआ कि यह बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी होता है, इसका आकार बड़ा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। तो बड़ा आकार और छोटा आकार आयरिस का होता है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि मंद प्रकाश हमको मिल रहा है या हमको जो है तीव्र प्रकाश मिल रहा है, उसके आधार पर यह आयरिस जो है वह छोटा या बड़ा होता है। फिर देखिए, इसकी संरचना किस प्रकार की है, यह सबसे बड़ी चीज है कि ये समतल आकार का, यहां पर देखिए ये समतल आकार का है, समतल है और समतल होने के साथ ही साथ क्या है, यह वृत्ताकार है, यह वृत्ताकार संरचना है। तो समतल भी है और वृत्ताकार है। फिर देखिए बेटा, ये रंगीन भी होता है, यह रंगीन होता है, सबके आंखों का रंग अलग अलग होता है। किसी की आंखों का रंग जो है भूरा होता है, किसी की आंखों का रंग जो है नीला होता है, किसी की आंखों का रंग काला होता है। तो इसी पर निर्भर करता है। तो यह रंगीन भी है, समतल भी है, वृत्ताकार भी है और एक जो है पतली झिल्ली के रूप में, पतली मेम्ब्रेन के रूप में यह पाया जाता है, जिसके कारण अब यह क्या करेगा, प्रकाश अब इससे होकर के आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन अब यहां पर देखिए इसके बाद क्या है, यहां पर आप देखेंगे तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वह तीसरा महत्वपूर्ण अंग यहां पर पुतली के रूप में है या प्यूपिल के रूप में है। तो अब ये क्या देखिए, यहां पर यह आयरिश है, ये आयरिश यहां पर दिखाए हुए हैं और ये बीच का जो हिस्सा है
यह बीच का हिस्सा यहाँ पर यह पुतली के रूप में है या प्यूपिल के रूप में है। तो ये क्या है, ये है यहां पर जो हमने कहा कि यह आइरिस है, इस आइरिस के मध्य में या आइरिस के बीच में एक जो है छिद्र होता है और उसी छिद्र को हम पुतली कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, ये आइरिस तो बड़ा छोटा होता है, आइरिस छोटा होकर के तो यहां पर इस पुतली के आकार को बड़ा या छोटा करता है, पुतली के आकार को यह बड़ा या छोटा करता है। तो ये पुतली यहां पर एक छिद्र के रूप में है और प्रकाश यहां से अंदर प्रवेश करता है। अब यहां पर ये देखिए, देखने पर क्या है, देखने पर ये वाला हिस्सा हमको काला दिखाई देता है। यहां पर देख रहे हैं कि ये पुतली वाला हिस्सा है, तो ये हमको काला दिखाई देता है। अब काला क्यों दिखाई देता है, इसके काला दिखाई देने के पीछे कारण यह है, या कोई वस्तु भी काली क्यों दिखाई देती है, उसके पीछे कारण यह है कि यदि वस्तु से परावर्तित होकर के प्रकाश हमारे नेत्रों पर नहीं आता है, उस पर जितना भी प्रकाश गिरे वह प्रकाश लौट करके वापस ना आए, तो वह वस्तुएं हमको काली दिखाई देती हैं। इसका मतलब है कि पुतली किसी भी भाग का प्रकाश के परावर्तन नहीं करती है, जिसके कारण यह काली दिखाई देती है। अब यहां पर देखिए बेटा, कार्निया, आइरिस और पुतली से होते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हमको यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। यह आई लेंस हमको दिखाई देता है। अब जो आई लेंस यहां पर है, वो आई लेंस किस प्रकार का है, यह उत्तल लेंस है। यह किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस का है। अब फिर देखिए बेटा, आपको याद रखना है कि ये जो लेंस है, ये किसका बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब फिर देखिए बेटा, अगली विशेषता क्या है, यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो बाहर लेंस आप देखते हैं, बाहर कांच का लेंस या फाइबर का लेंस आप देखते हैं, वह जो है रिजिड होता है, टाइट होता है, ठोस होता है, जबकि यह क्या होता है, यह मुलायम होता है। क्यों, क्योंकि यह प्रोटीन का बना होता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ती या घटती है, तो फोकस दूरी बढ़ने या घटने के लिए इसका मुलायम होना आवश्यक है। अगर नेत्र लेंस मुलायम नहीं होगा तो वह फिर फोकस दूरी को बढ़ा और घटा नहीं सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये किस चीज का, यह लचीला भी होता है, यह लचीला होगा, यह लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, मुलायम पदार्थों से बना होता है, लचीला होता है, प्रोटीन का बना होता है और यह उत्तल लेंस होता है। अब जो भी वस्तुएं या जो भी वस्तु से प्रकाश की किरण इस लेंस पर पड़ती है, तो लेंस क्या करता है, लेंस को अब काम करना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बने। अब यहां पर फिर देखिए बेटा, तो ये तो काम ये करेगा ही कि रेटिना पर जो उसने प्रतिबिंब बनाना है, वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि यह जो लेंस है, यह लेंस यह एक स्नायु से जुड़ा होता है, एक सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। यहां पर आप ऊपर वाले हिस्से में आप देखिए, ऐसे ही नीचे वाले हिस्से में इस सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। इसको हिंदी में कहते हैं निलंबी स्नायु, निलंबी स्नायु या सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। ऊपर का हिस्सा जो है, यहां पर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है या निलंबी स्नायु है, यही आगे जाकर के किस में परिवर्तित हो जाती है, यही आगे जाकर के यहां पर सिलियरी मसल या पक्षमाभी पेशी से जुड़ा होता है। तो पक्षमाभी पेशी या जो सिलियरी मसल है, वही लेंस की मोटाई को कम या ज्यादा करती है। तो दो बात याद रखना है यहां पर। पहली बात याद रखना है कि यह निलंबी स्नायु से जुड़ा होता है, और निलंबी स्नायु किससे जुड़ी होती है, वह सिलियरी मसल से जुड़ी होती है या पक्षमाभी पेशी से जुड़ी होती है। और पक्षमाभी पेशी ही दबाव
शिथिल होकर के या दबाव बना करके लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती है। फिर देखिए बेटा, अगला यहां पर है, हमने कहा कि सिलियरी मसल है, यहां पर पक्षमाभी पेशी है। और पक्षमाभी पेशियां क्या होती हैं? यह पक्षमाभी जो पेशियां होती हैं यह फोकस दूरी को कम या अधिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब लेंस मोटा हो जाता है ये दबाव बना देती हैं, तो दबाव बनाने पर लेंस मोटा हो जाता है, और जब लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब ये शिथिल हो जाती हैं तो शिथिल होने पर लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है। अब यहां पर देखिए बेटा, नेत्र लेंस से जब आगे बढ़ते हैं तो नेत्र लेंस से आगे बढ़ने पर आप देखते हैं कि हमको यहां पर अब रेटिना दिखाई देता है। तो रेटिना ही वह भाग है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना वह भाग है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ये लेंस के पीछे होता है, लेंस के पीछे होता है। और इस रेटिना पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स इस अंध बिंदु से, यहां पर जो ब्लाइंड स्पॉट है इस ब्लाइंड स्पॉट से होकर के निकलते हैं, और फिर यह प्रकाश तंत्रिकाएं जो ऑप्टिक नर्व हैं ये कहां पर जाती हैं? यह मस्तिष्क को जाती हैं। तो मस्तिष्क को जो भी सूचनाएं या जो भी प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है वह प्रतिबिंब वह मस्तिष्क को भेजा जाता है। मस्तिष्क जो है उसको एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करने के पश्चात तब वस्तु हमको महसूस होती है। तो हम देखते तो नेत्र से हैं लेकिन महसूस किससे करते हैं? महसूस हम करते हैं इस मस्तिष्क से। तो अब यहां पर देखिए बेटा, रेटिना पर भी कुछ पॉइंट्स हैं। रेटिना पर क्या है? अब यहां पर एलो स्पॉट है या पीत बिंदु है। तो पीत बिंदु या एलो स्पॉट वह भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बनने पर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, और ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु वह होता है जहां पर अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से इसी रेटिना पर दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं शंकु कोशिकाएं। यहां पर शंकु कोशिकाएं और फिर होता है दंड कोशिकाएं। तो शंकु और दंड कोशिकाएं यह दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता के लिए, एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी वस्तु है उस वस्तु को देखते समय आप देखेंगे कि विभिन्न रंगों की वस्तुएं हैं और सबका अलग अलग रंग हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को एक रंग में ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, उसको हम कलर्ड देखते हैं। अगर 5 तरह का रंग है तो वो 5 तरह का रंग हमको अलग अलग दिखाई देता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और साथ ही साथ यहां पर यह प्रकाश की तीव्रता के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके अनुसार वह अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। तो यहां पर इस दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर देखिए यहां पर कार्निया और लेंस के बीच में आप देखेंगे यहां पर एक शब्द लिखा हमने कि जलीय द्रव यहां पर पाया जाता है। यह जलीय द्रव क्या करता है? यह जलीय द्रव हमारे नेत्र को नम बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अगर आपकी आंखों में यह जलीय द्रव नहीं होगा तो आंखें कहते हैं सूख गई हैं आंखें, और सही ढंग से तब आंख जो है वो रिस्पांस नहीं करती है। पर देखिए बेटा, ये जलीय द्रव का काम है आंख को नम बनाए रखना, साथ ही साथ इसको यह धुलता रहता है, समय समय पर धुलता रहता है। आप सो करके उठते हैं सुबह, आप देखेंगे आंखों में कीचड़ भरा रहता है, तो वो इसी कारण है कि ये साफ सफाई करने का काम करता है। और साथ ही साथ क्या करता है? साथ ही साथ ये काम करता है कि कार्निया और लेंस के बीच में जो शेप है उस शेप को भी बनाए रखने का काम करता है, कि शेप जो है ये धक्के की वजह से, चोट की वजह से कहीं शेप जो है वो डिस्ट्रॉयड ना हो जाए या खराब ना हो जाए।
फिर देखिए यहां पर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी आप देख रहे हैं कि एक द्रव भरा हुआ है जिसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये काचाभ द्रव क्या काम करता है? काचाभ द्रव का सबसे पहला काम है टू मेंटेन द शेप ऑफ आई। जो हमारा नेत्र है उस नेत्र की जो संरचना है उस संरचना को या उसके आकार को बनाए रखने का काम करता है। और फिर अगला काम यह करता है कि जो प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात आ रही है उस अपवर्तन के पश्चात आने वाली प्रकाश किरणों को यह रेटिना पर फोकस करने का काम करता है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि नेत्र की कार्यविधि किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कोई वस्तु होगी जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। अब इससे चलने वाला प्रकाश, इससे चलने वाला प्रकाश अब सबसे पहले कहां गिरेगा? सबसे पहले कार्निया पर आएगा। अब कार्निया, यह कार्निया पर आएगा और कार्निया से फिर आपको बताया हुआ है कि कार्निया के आगे आइरिस है, लेकिन वहां पर एक छिद्र है जिसको हम पुतली कहते हैं। तो ये पुतली से होते हुए, यह पुतली से होते हुए, तो सबसे पहले वस्तु से चला प्रकाश, कार्निया को इसने क्रॉस किया और कार्निया से पुतली पर आया। अब पुतली पर आकर के फिर आगे बढ़ेगा और यहां पर यह आएगा नेत्र लेंस पर। यहां पर नेत्र लेंस पर आया और नेत्र लेंस से अब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बनेगा। तो इतनी बातें हैं कि वस्तु से चलने वाला प्रकाश सबसे पहले कार्निया पर आया। अब यहां पर देखिए कार्निया का शेप किस प्रकार का है? कार्निया का शेप यहां पर उत्तल है। अब बाहर की तरफ देखिए उभरा हुआ उत्तल है, तो इसका मतलब है कि यह भी क्या करेगा? प्रकाश को यह क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। ये प्रकाश को वह एक केंद्र की तरफ मोड़ने का प्रयास करेगा। फिर यहां पर पुतली की तरफ आया। पुतली जो है वह बड़ी या छोटी होती है, निर्भर करता है कि मंद प्रकाश है कि तीव्र प्रकाश है। फिर इसके बाद नेत्र लेंस पर आया और यह नेत्र लेंस किस प्रकार का है? यह उत्तल लेंस है। और पूरा जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है वो पूरी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी लगा करके यह क्या करेगा? यह इस रेटिना पर वस्तु को फोकस करेगा। तो यह रेटिना पर वस्तु को फोकस करता है। और फिर यहां पर रेटिना पर क्या होगा? रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा तो क्या होगा? यहां पर अब देखिए बेटा, यहां पर प्रकाश सुग्राही, यहां पर तंत्रिकाएं, यहां पर ऑप्टिक जो है ऑप्टिकल सेल पाए जाते हैं या ऑप्टिकल नर्व्स पाई जाती हैं। और ये ऑप्टिकल नर्व्स जो रेटिना पर हैं वो जैसे ही यहां पर प्रतिबिंब बनेगा तुरंत ही एक्टिव हो जाएंगी। और जैसे ही प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं एक्टिव होंगी तो ये क्या करेंगी? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये आगे की तरफ भेजेंगी। कहां पर भेजेंगी? यह यहां पर जो प्रकाश तंत्रिकाएं हैं वह प्रकाश तंत्रिकाएं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मस्तिष्क पर भेजेंगी और मस्तिष्क उस वस्तु को या जो प्रतिबिंब बना हुआ उस प्रतिबिंब को एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा और तब हम वस्तु को मस्तिष्क से देख पाएंगे। अब हम लोग आइरिस और पुतली को समझते हैं। यहां पर देखिए यह मानव नेत्र है और ये वाला हिस्सा इसका आइरिस है। आइरिस या हिंदी में इसको कहते हैं परितारिका। अब यहां पर देखिए बेटा परितारिका या आइरिस का क्या काम है? यह काम करता है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पर आइरिस का काम है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट।
कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करने का कार्य जो है वह परितारिका या आयरिस करता है। लेकिन यहां पर जो पुतली है, यह पुतली ब्लैक कलर में जहां पे दिखाया है, यह पुतली है या प्यूपिल है, ये इससे इससे प्रकाश या पुतली से प्रकाश नेत्र में पहुंचता है, प्रकाश नेत्र में पहुंचता है। तो बच्चों को अक्सर जो है वो कंफ्यूजन रहता है कि प्रकाश किससे होकर के वो नेत्र में पहुंच रहा है। तो यहां पर प्रकाश जो है वह पुतली से होकर के नेत्र में पहुंचता है और आयरिस केवल प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। जैसे आप दिन में सोचें, अगर दिन में है तो दिन में अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा है क्योंकि सूर्य है उस समय। तो जब सूर्य है तो उस समय या क्या करेगा, आयरिस वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा, या कह लीजिए कि पुतली उस समय छोटी हो जाएगी। दिन के समय में पुतली छोटी होती है या प्रकाश की मात्रा जहां पर भी ज्यादा होती है वहां पर पुतली छोटी हो जाती है और आयरिस वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर पुतली वाला हिस्सा जो है वो छोटा है, यह डे टाइम है, डे टाइम या जहां पर भी लाइट की मात्रा ज्यादा होगी, लाइट की मात्रा अधिक होगी, तो लाइट की मात्रा अधिक होने पर पुतली छोटी हो जाती है और आयरिस वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा कम होने पर, प्रकाश की मात्रा कम होने पर, तो प्रकाश की मात्रा कम होने पर क्या होगा, प्रकाश की मात्रा कम होने पर यह पुतली हमारी बड़ी हो जाती है और आयरिस वाला हिस्सा छोटा हो जाता है। कभी आपने महसूस किया होगा या पिक्चर हॉल में गए होंगे तो उस पिक्चर हॉल में आप देखेंगे कि जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो अंदर पहुंचने पर हमको कुछ देर दिखाई नहीं देता है, फिर कुछ देर आप वहां पर रुकते हैं, एक वो 10 सेकंड हो सकता है, 20 सेकंड हो सकता है, रुकते हैं और आयरिस और प्यूपिल अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर चीजें जो है वो मंद प्रकाश में भी आपको दिखाई देने लगती हैं। अब यहां पर बात करते हैं दंड और शंकु कोशिकाएं। तो दंड और शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं? दंड या रॉड सेल का मतलब है इनका आकार यह दंड की तरह होता है, रॉड्स की तरह होता है। फिर देखिए बेटा, ये क्या करती हैं, ये डिम लाइट में भी डिम लाइट या मंद प्रकाश में भी वस्तुओं को देखने में ये सहायता करती हैं। तो अगर कम प्रकाश होता है तो कम प्रकाश में भी यह वस्तुओं को देखने में सहायता करती हैं। मानव नेत्र में कुछ दंड कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो मंद प्रकाश में, कहीं अंधेरे में होते हैं, कमरा लाइट नहीं जल रहा है कमरे में, तब भी चीजें हल्की फुल्की आपको दिखाई देती हैं, इसी जो है रॉड सेल के कारण। अब जितने भी रात्रिचर हैं, यहां पर देखिए बेटा, जितने भी रात्रिचर हैं, ऐसे जानवर जिसमें सबसे पहले यहां पर उल्लू हुआ, यह उल्लू हुआ, या आप देखते हैं सियार हुआ या शेर हुआ, ठीक है। तो यहां पर जितने भी रात्रिचर हैं या रात में निकलने वाले जीव हैं जो दिन में सोते हैं और रात के समय में शिकार करते हैं, उनमें रात्रिचर में इनकी संख्या अधिक होती है, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये ऐसे जानवरों की जो आंखें हैं वह दूर से चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो रात के समय में ये विजन इनको बड़ा आसानी से हो पाता है। पर देखिए बेटा, ये जो कोन सेल्स हैं एक शंकु के आकार की होती हैं, यह शंकु के आकार की होती हैं, यह कोन सेल होती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये जो शंकु कोशिकाएं हैं यह वस्तुओं के रंगों का विभेदीकरण करती हैं या डिफरेंशिएट करती हैं। जैसे एक ही थाली में रोटी रखा है, चावल रखा है, दाल रखी है, सब्जी रखी है, कई प्रकार की सब्जियां रखी हैं, सलाद रखा हुआ है, फल रखा हुआ है, तो वो जितनी भी वस्तुएं वहां पर रखी हुई हैं उन सभी वस्तुओं को हम बड़े आसानी से
देख पाते हैं। कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए है और एक ही बंदा कई रंग के कपड़े पहने हुआ है, वह भी हम विभेद कर पाते हैं। तो अगर ये कोन सेल्स नहीं होंगी तो इस प्रकार का डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है, अकोमोडेशन क्या होता है और अकोमोडेशन कैसे आता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, सामान्य नेत्र की बात करते हैं। सामान्य नेत्र इसका मतलब है कि कोई डिफेक्ट उसमें नहीं है। सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को भी देख पाता है और नजदीक स्थित वस्तुओं को भी देख पाता है। तो अगर सामान्य नेत्र है तो सामान्य नेत्र यह दोनों प्रकार की वस्तुओं को, यह नजदीक की वस्तुओं को, नजदीक की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, यह दोनों को देख पाता है। अब यहां पर देखिए बेटा, ये जो नेत्र लेंस है, यह नेत्र लेंस इस प्रकार का होता है। हमने बताया पहले से कि यह फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड जेली लाइक होता है। तो फ्लेक्सिबल एंड जेली लाइक है। तो अब ये क्या है, ये अपनी फोकस दूरी को, यह फोकस दूरी को समायोजित 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 करने की क्षमता इसमें पाई जाती है, क्योंकि नजदीक स्थित वस्तु को भी हम देख पा रहे हैं और दूर स्थित वस्तुओं को, इस दोनों को देख पा रहे हैं। तो नजदीक स्थित वस्तु को देखने के लिए अलग फोकस दूरी चाहिए, दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए अलग फोकस दूरी चाहिए। तो नजदीक स्थित और दूर स्थित वस्तुओं को दोनों को हम देख पाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो लेंस लगा हुआ है, नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है, उस लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनीय है। तो यहां पर इसकी फोकस दूरी यह परिवर्तनीय है, फोकस दूरी इसकी परिवर्तनीय है। अब फोकस दूरी परिवर्तनीय किस प्रकार से होती है, अब यहां पर आपको बताया हुआ है कि यहां पर सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल है, यह सिलियरी मसल या पक्षमाभी पेशी है। और पक्षमाभी पेशी जब शिथिल होती है, शिथिल या रिलैक्स्ड होती है, ठीक है। जब रिलैक्स्ड होती है तो इसका मतलब है कि नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, और जब नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं होगा तब क्या होगा, तब इसकी फोकस दूरी अधिक होगी। फोकस दूरी क्या होगी, यह फोकस दूरी अधिक होगी। फिर देखिए बेटा, यहीं पर अगर जो सिलियरी मसल है, इस सिलियरी मसल पर हम दबाव बना दें, दबाव लगा दें, तो सिलियरी मसल पर जब दबाव होगा तो अब लेंस क्या हो जाएगा, यह लेंस यह मोटा हो जाएगा। और यहां पर जब रिलैक्स्ड है तो यहां पर क्या है, यह जो लेंस है, यह लेंस क्या होगा, पतला होगा। तो पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तो यहां पर हमने दबाव लगाया, किससे, सिलियरी मसल से या पक्षमाभी पेशी से, और लेंस मोटा हो गया। और लेंस मोटा होने पर अब क्या हुआ, इसकी फोकस जो दूरी है, यह फोकस दूरी कम हो जाएगी और बड़े आसानी से नजदीक की वस्तुओं को हम देख पाएंगे। तो अकोमोडेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द आई बाय विच वी कैन चेंज द फोकल लेंथ। जो वहां पर आई लेंस है, उस आई लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, और यह क्षमता लेंस में आती है सिलियरी मसल्स के द्वारा या पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। इस प्रकार की क्षमता को ही हम समंजन क्षमता कहते हैं या अकोमोडेशन कहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि रेंज ऑफ विजन क्या है। रेंज ऑफ विजन जो है वो आई के लिए, वह आप जानते हैं कि हम नजदीक स्थित वस्तुओं को भी देख पाते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को भी देख पाते हैं। अब दूर स्थित वस्तुएं कैसे हैं, हम जो है वह 2-4-6 किलोमीटर दूर जो है वो पर्वत है, उसको, पठार को भी देख सकते हैं अगर उसके बीच में कोई अवरोध नहीं है। इसी प्रकार से हम सूर्य, चंद्रमा और जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उन आकाशीय पिंडों को बड़े आसानी से अपने नेत्रों से देख पाते हैं। तो दूर स्थित वस्तुओं को भी देख पाते हैं और नजदीक स्थित वस्तुओं को भी देख पाते हैं। इसलिए हमारा जो दृश्य परिसर है वह 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक है। तो यहां पर 25 सेंटीमीटर से लेकर के और कहां तक है, अनंत तक है।
ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, जो 25 सेंटीमीटर है इसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, या इसी को हम कहते हैं निकट बिंदु। यह निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु यहां पर 25 सेंटीमीटर होता है। और यहां पर इसको क्या कहते हैं, इसको हम फार पॉइंट कहते हैं या दूर बिंदु कहते हैं। और हमारे लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। तो दूर बिंदु अनंत है और निकट बिंदु यहां पर 25 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अब आपको मानव नेत्र के संबंध में किन बातों पर ध्यान रखना है, मानव नेत्र संबंधित जो बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, नेत्र की संरचना है, उसकी कार्यविधि है, दृश्य परिसर है, यहां पर पुतली और परितारिका का क्या काम है, इसी प्रकार से सीलियरी मसल्स का क्या काम है, समंजन क्षमता क्या होती है, दूर बिंदु और जो है निकट बिंदु क्या होते हैं, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, इसके संबंध में पूरी तरह से क्लियर रहना है।